हेलो, नमस्कार, आदाब, राधे राधे। मैं अमन सर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ साइंस की बेहतरीन क्लास लेकर। तो चलिए बच्चे, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए ताकि सेशन को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट किया जाए। तब तक आप जुड़िए, हम अपने ऑप्शन पर काम करते हैं, अपने क्वेश्चन पर काम करते हैं। और आपके सामने ये पहला क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की, ठीक है, वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल की निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? क्या पृष्ठ तनाव का प्रयोग किया जाता है? क्या क्रांतिक परिघटना का प्रयोग किया जाता है? क्या श्यानता का प्रयोग किया जाता है या फिर दाब का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, दाब का प्रयोग किया जाता है। तो बात हो रही है वर्षा के बूंदों के गोली आकार का। तो आपको बता दें कि जो वर्षा की बूंदें होती है ना, यह गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। और पृष्ठ तनाव के कारण होती है तो आपको जाहिर सी बात पता है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। रही बात पृष्ठ तनाव की, तो पृष्ठ तनाव से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो खूब पूछता है। जैसे इसकी यूनिट पूछता है कि पृष्ठ तनाव की यूनिट क्या होती है। तो पृष्ठ तनाव की जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर होती है या डाइन पर सेंटीमीटर होती है। यह जो यूनिट है यह एसआई यूनिट है, और यह जो यूनिट है यह सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट को आप एमकेएस यूनिट भी बोल देते हैं, लेकिन हालांकि दोनों में अंतर है। इसकी बातें हम बाद में करेंगे। अभी बस आप समझिए कि एमकेएस जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव की एमकेएस यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर, और इसकी सीजीएस यूनिट क्या है? तो डाइन पर सेंटीमीटर होती है। रही बात यहाँ पर श्यानता की, इसके आप विस्कोसिटी कहते हैं। श्यानता का मतलब समझिएगा गाढ़ापन, श्यानता का मतलब समझिएगा। हाँ, मयंक चौधरी, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चे देखो, आपने बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है। ठीक है, श्यानता की बात करें तो श्यानता का मतलब सीधा सा अर्थ समझिएगा गठापन। ठीक है, गठापन। ठीक है, गठापन तो इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट पॉइज होती है। इसकी यूनिट क्या होती है बाबू? पॉइज होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ बाबू श्यानता की यूनिट क्या होती है, तो आप बताएंगे क्या? पॉइज। दाब आप जानते हैं, दाब की यूनिट क्या होती है? तो पास्कल होती है। क्या होती है भैया? पास्कल होती है। ठीक है, पास्कल होती है। ओके, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, क्या नाइट्रोजन है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या आर्गन है, क्या ऑक्सीजन है? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले आप ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस होती है क्या? तो इनकी संकल्पना ना 1824 में जोसेफ फोरियर ने दिया था। किसने दिया था भैया? जोसेफ फोरियर ने दिया था। इनकी संकल्पना 1824 में जोसेफ फोरियर ने दिया था। और जोसेफ फोरियर ने बताया था कि ऐसी गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप को, ऐसी गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का औसत ताप कितना होता है? तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसी गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडलीय औसत ताप को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, और यह प्रभाव अगर वैश्विक स्तर पर हो तो इसे आप पृथ्वी उष्मायन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अब एक ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद याद रखिएगा मीथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जलवाष्प H2O, CFC जिसे आप फ्रियान कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरीके से SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आर्गन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही है। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा।
कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है, कौन सी धातु खनिज नहीं है। और जब खनिज नहीं है तो देखिए बॉक्साइट की बात हो रही है, जिप्सम की बात हो रही है, हेमाटाइट की बात हो रही है, लिमोनाइट की बात हो रही है, ठीक है, लिमोनाइट की बात हो रही है। तो आपको बता दें निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है, ठीक है। चलिए जो लोग भी जुड़े हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब देने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए बॉक्साइट है, जिप्सम है, हेमाटाइट है, लिमोनाइट है। यहां पर देखा जाए ये बता रहे हैं खनिज नहीं है, तो बॉक्साइट, बॉक्साइट ये अयस्क है, अयस्क है किसका भैया, एल्युमिनियम का। जिप्सम, जिप्सम आपको पता है ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4, CaSO4 2S2O होता है, ठीक है। हेमाटाइट यह लोहे का अयस्क होता है, यानी ये आयरन का अयस्क होता है। लिमोनाइट भी ये आयरन का अयस्क होगा, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो जो सबसे बेहतर है, जो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा वो क्या होगा भैया, लिमोनाइट। क्या होगा, लिमोनाइट, लिमोनाइट। और इस क्वेश्चन का जवाब यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए राघव शर्मा प्रणाम। चलो बच्चे जल्दी से अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो और आंसर जल्दी जल्दी करो, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है, क्या आयोडीन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है, क्या आयोडीन है, क्या आयोडीन है, सल्फर है, ब्रोमीन है या फिर फास्फोरस है। यानी ये बात कर रहा है किसकी, तो यह बात कर रहा है भैया धातु की बात कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि धातुओं में कौन सा द्रव है, तो यहां पर आयोडीन ये अधातु है, सल्फर भी अधातु है, फास्फोरस भी अधातु है, ब्रोमीन भी अधातु है। तो यहां पर धातु की बात नहीं होनी चाहिए, यहां पर अधातु की बात होनी चाहिए। किसकी बात होनी चाहिए, अधातु की बात होनी चाहिए। तो निम्नलिखित अधातुओं में से कौन, तो एकमात्र ब्रोमीन, एकमात्र ऐसी, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो किस अवस्था में होती है, तो द्रव अवस्था में होती है। और जब द्रव अवस्था में होती है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। फास्फोरस की बात करें तो यह हवा के संपर्क में आने में जलने लगता है, इसलिए इसको पानी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं भाई, पानी में रखते हैं। आयोडीन यह एक चमकीली अधातु है, चमकीली अधातु है, चमकीली अधातु है। और आपको बता दें कि जो समुद्री खरपात होते हैं ना, जो समुद्री खरपात होते हैं, समुद्री खरपात आयोडीन के अच्छे स्रोत होते हैं। समुद्री खरपात आयोडीन के क्या होते हैं बच्चे, अच्छे स्रोत होते हैं। ओके ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आइए तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी चौथे का तीसरा ऑप्शन सही है। ओके चलिए, क्लास क्यों नहीं चल रही, ठीक है। चलिए आइए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। कहा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की। क्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, आइजैक न्यूटन ने या फिर मैडम क्यूरी ने। चलिए तो इस क्वेश्चन का आप जवाब बताइएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मैडम क्यूरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, मैडम क्यूरी। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। चलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें तो इन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया था, तड़ित चालक का आविष्कार किया था, ठीक है। हाँ, लाइटनिंग का आविष्कार किया था इन्होंने, ठीक है। आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन ने, इनका एक इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एमसी स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन की बात करें तो इन्होंने गति का नियम दिया था। इन्होंने किसका नियम दिया था भैया, गति का वह गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ठीक है। चलिए वैसे आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा,
ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर होता है क्या विश्वव्यापी तापन से, या फिर रेडियोधर्मिता से, अम्ल वर्षा से, या फिर जीवाणु की क्रिया से। ठीक है, तो स्टोन कैंसर जो होता है बाबू वह अम्ल वर्षा से होता है। किससे होता है भैया? अम्ल वर्षा से होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी अम्ल वर्षा, ठीक है, के स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर होता है क्या कि जब अम्ल वर्षा होती है ना, तो जो पत्थर होते हैं, पत्थर के अंदर क्रैकिंग आने लगती है। पत्थर के अंदर क्या आने लगती है? क्रैकिंग टूट फूट कर क्या होने लगते हैं? गिरने लगते हैं। और जब गिरने लगते हैं तो इसी को कहा जाता है क्या? स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर, और स्टोन कैंसर मुख्य रूप से किससे होता है? सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड को कहा जाता है क्या? क्रैकिंग गैस। क्या कहा जाता है बाबू? क्रैकिंग गैस कहा जाता है। क्रैकिंग गैस कहा जाता है। कुल मिला के इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपको मिल चुका होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बच्चे क्या? अम्ल वर्षा। ठीक है, स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा से होता है। चलिए ठीक है, ब्राइन की बात हो रही है। यहां पर बाइन नहीं है, ये क्या है? ब्राइन है। ठीक है, देखिए ब्राइन है तो विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम है क्या? क्लोरीन का जलीय विलयन है क्या? NaCl का संतृप्त विलयन है क्या? Na2SO4 का जलीय विलयन है क्या? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? ब्राइन क्या है? ब्राइन क्या है? तो जो ब्राइन होता है बच्चे ना, ब्राइन जो होता है ना, यह NaCl बोले तो नमक, NaCl बोले तो नमक का संतृप्त विलयन होता है। नमक का क्या होता है भैया? संतृप्त विलयन होता है। ठीक है, या फिर नमक का विलयन होता है, ऐसे आप कर लिए, विलयन। नमक का क्या होता है भैया? विलयन होता है। ठीक है, विलयन होता है। और जब नमक का विलयन होता है तो इसी को आप क्या बोलते हैं भैया? ब्राइन। और ब्राइन है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 बोले तो NaCl का संतृप्त विलयन। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। कौन सी गैस है भैया? क्या ईथेन है, हाइड्रोजन है, एसिटिलीन है, हाइड्रोजन है? चलिए, अगर फलों को प्राकृतिक ढंग से पकाना हो तो प्राकृतिक ढंग से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भैया? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। जब एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है तो अभी तक आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल ही गया होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 यानी 8वें का तीसरा ऑप्शन सही है, एसिटिलीन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। और पृथ्वी का जब अपना वायुमंडल है, ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी का खुद का क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण पृथ्वी का अपना क्या है? वायुमंडल है। और वायुमंडल है तो यह जो वायुमंडल है ना, यह विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है भैया? समांगी मिश्रण है। विभिन्न गैसों का समांगी क्या है? मिश्रण है। और इसमें कौन कौन सी गैसें हैं भैया? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, और कौन है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसें हैं। तो नाइट्रोजन 78.08% है। ठीक है, ऑक्सीजन आपका कितना है? 20.95% है। ठीक है, और आर्गन कितना है भैया? 0.93% है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, तो अभी तक आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, वायु में नाइट्रोजन कितना है? तो 78.08%। और लगभग में इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला, यानी 78%, यानी 9वां का पहला क्वेश्चन आंसर क्या है? सही है।
ठीक है, चलिए बहुत अच्छी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया, देखिए कह रहा है कि ओजोन है, ओजोन है। ओजोन क्या है भैया? ओजोन क्या है? क्या ऑक्सीजन का एक अपरूप है, ऑक्सीजन का एक समायव है, ऑक्सीजन का एक यौगिक है, ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है? बताइए ओजोन क्या है? ओजोन क्या है? ठीक है, देखिए ये जो O है यह ऑक्सीजन हो गई। क्या हो गई भैया? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, O2 क्या हो गई भैया? तो यह हो गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस हो गई। क्या हो गई भैया? ऑक्सीजन गैस। यह ऑक्सीजन तत्व है, ठीक है, और यह ऑक्सीजन गैस है। और O3 क्या है भैया? तो O3 है क्या? ऑक्सीजन नहीं, ये क्या है? ओजोन है। और जो ओजोन है ना, जो ओजोन है ना, यह ऑक्सीजन का ट्राई एटॉमिक परमाणु है। ट्राई एटॉमिक क्या है? अणु है, ट्राई एटॉमिक अणु है। लिखेंगे यहां पर ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल है। ठीक है, ट्राई एटॉमिक क्या है भैया? मोलिक्यूल है O3। और ये ऑक्सीजन का ही क्या है? अपरूप है। अपरूप है तो 10वें नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का एक अपरूप है कौन? ओजोन। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसको गतिज, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। यानी यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। इसकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा। तो देखिए पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। तो E इक्वल टू होता है, ठीक है, E इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है, mv स्क्वायर होता है। और P इक्वल टू क्या होता है भैया? mv होता है। अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 माने तो इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करोगे? यम से मल्टीप्लाई करोगे और यम से डिवाइड करोगे। तो यम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? यम स्क्वायर v स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? यम। यम से हमने मल्टीप्लाई किया और यम से हमने क्या किया? डिवाइड किया। ठीक है, तब आपको क्या मिल जाएगा? तब आपको मिल जाएगा 1/2 और यम भी का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? यम। और यम भी के जगह पर, यम भी के जगह पर यहाँ से p हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 2m, p स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 2m। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कह रहा है? चलिए देखिए, कह रहा है कि 10 और 12 ओम के प्रतिरोधों के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा होगी, परिपथ में धारा होगी क्या? 6 एम्पियर होगी क्या? 4 एम्पियर होगी, 8 एम्पियर होगी, 2 एम्पियर होगी। ठीक है, तो जो 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोधों को समांतर समूह में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको मान लीजिए क्या है? ये R1 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है, और आपसे R की वैल्यू क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक है, R की वैल्यू निकालना होगा तभी तो आप धारा निकाल पाओगे। ठीक है, तो समांतर के लिए होता है, समांतर समूह के लिए होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1 क्या होता है? R2 होता है। ठीक है, 1/R1 की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 20। टोटल इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1, यानी क्या हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा। यानी 1/R की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 3/20। तो R की वैल्यू मिल जाएगी क्या? 20/3 मिल जाएगी। R की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 20/3। यहाँ पर V की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर V की वैल्यू दिया हुआ है क्या? 15 वोल्ट। कितना दिया हुआ है भैया? 15 वोल्ट। और आपसे I की वैल्यू पूछ रहा है, I की वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है V इक्वल टू IR होता है। V इक्वल टू क्या होता है भैया? IR होता है। ठीक है, V की वैल्यू आपको 15 वोल्ट दिया हुआ है, 15 वोल्ट दिया हुआ है। I की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, R की वैल्यू आपको अभी मिल गया क्या? 20/3, 20/3। ठीक है, इसको कटाएंगे, 5 तियां 15, 5 चौको 20। ठीक है,
3 3 9, 9 बटे क्या हो जाएगा 4। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 बटे 4। और जब 9 बटे 4 होगी तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाना चाहिए, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाना चाहिए, ठीक है R1 20, ठीक है 3 बाई क्या हो जाएगा 20, कोई दिक्कत नहीं। 20 और 25 ओम के प्रतिरोधक के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा होगी, ठीक है परिपथ में धारा होगी, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, चलिए चलिए इसकी वैल्यू आप देखिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी लगभग 2 हो जाएगी, लगभग क्या हो जाएगी लगभग, यानी इसमें 9 में जब 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा लगभग 2.2, ठीक है 25 के आसपास आएगी, 25 के पास आएगी, यानी लगभग 2 आप मान लीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी 12 का चौथा ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, क्या निकिल है, लकड़ी है, सोना है, मैग्नीज है, लौह चुंबकीय है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है लौह चुंबकीय है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, लकड़ी क्या चुंबक की ओर आकर्षित होगी, क्या नहीं, सोना नहीं, मैग्नीज नहीं, क्या हो जाएगा भैया निकिल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है क्या जल में, निर्वात में, वायु में, इस्मात में। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पता है बाबू कि जो ध्वनि होती है ना, जो ध्वनि होती है ना एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है। क्या होती है भैया, एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। जब अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जब अनुदैर्घ्य तरंग होती है भैया तो इसके गमन के लिए किसकी जरूरत होगी, माध्यम की जरूरत होगी, माध्यम की जरूरत होगी। और आपको बता दें कि सबसे अधिक चाल जो होती है ना इसकी ठोस में होती है, उससे कम इसकी चाल कहाँ होती है, द्रव में होती है, और उससे कम इसकी चाल कहाँ होती है, गैस में होती है। और निर्वात में ये चल नहीं सकती है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, क्यों, क्योंकि यह अनुदैर्घ्य तरंग है, तो ठोस में इसकी चाल अधिक होगी। यहाँ निर्वात में गमन नहीं कर सकती, जल क्या है द्रव है, वायु गैस है, और इस्पात क्या है ठोस है, और ठोस है तो इसी में सबसे अधिक इसकी चाल होगी। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। क्या धन आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तो जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर कांच से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रेशम पर चले जाते हैं। इसका मतलब जो कांच है ना, कांच की छड़ क्या होगी, धनावेशित हो गई, क्या हो गई, धनावेशित हो गई। और जब धनावेशित हो गई तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 यानी 15 का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ठीक है, एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा, ठीक है परावर्तन कोण क्या होगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो एक बात आपको अच्छे से पता है
कि जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण मतलब जिस कोण पर किरण आती है उसी कोण पर वापस जाती है, मतलब वो वही कोण बनाते हुए वापस, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो 60 डिग्री इसका है तो इसका भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, और सब 60 डिग्री होगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये 15 नहीं है, 16 क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन, और नवीकरणीय संसाधन का मतलब ये होता है कि जो समाप्त नहीं हो, जो समाप्त नहीं हो। पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, भूजल समाप्त नहीं होगा, प्राकृतिक गैस समाप्त हो जाएगी, कोयला समाप्त हो जाएगी, भूजल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन का मतलब जो समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। यानी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, संवेग का मतलब होता है क्या, p, और वेग का मतलब होता है v, यानी संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि, यानी आपको P इक्वल टू mv का, तो mv का फार्मूला तो पता ही होगा कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है, अब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई क्या हो जाएगा, v। p क्या है भैया, संवेग है, p क्या है, संवेग है। ठीक है, और v क्या है, वेग है। तो हो गया ना, संवेग बटे क्या, संवेग बटे वेग हो गया ना अनुपात, यानी m द्रव्यमान प्राप्त होगा, और द्रव्यमान प्राप्त हो गया तो क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहा जा रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर है, 1 नैनोमीटर बराबर है क्या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के, क्या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के, या फिर 10⁻⁻6 सेंटीमीटर के, या फिर 10⁻⁹ सेंटीमीटर के। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए अब आपको बता दें कि 1 मीटर बराबर क्या होता है। 1 मीटर बराबर होता है 10⁹9। ठीक है, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। अब आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है क्या, 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10⁻⁻9 और मीटर के जगह पर लिख देंगे क्या, 10⁻2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 क्या हो जाएगा, -9 + 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा, -7 सेंटीमीटर। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यानी 18 का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था, क्या रॉन्जन ने, मैक्सवेल ने, रदरफोर्ड ने, टार्सेली ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रॉन्जन। अब एक्स किरणें की बात हो रही है, एक्स किरणों में एक्स का मतलब समझते हैं क्या, एक्स का मतलब समझते हैं क्या। चलिए एक्स किरणों में एक्स का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताएंगे। जो भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, चाहे अभी देख रहे हैं, वो कमेंट करके बताएंगे कि एक्स किरणों में एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स का मान क्या हो, मतलब क्या होता है इसका, ये मैं पूछ रहा हूँ। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, प्राकृतिक रेशा नहीं है। चलिए, क्या सिल्क है, क्या एक्रिलिक है, कॉटन है, जूट है, प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक है,
तो आपको बता दें कि जूट प्राकृतिक रेशा है, बिल्कुल है। कॉटन है, सिल्क है, एक्रिलिक नहीं है, एक्रिलिक नहीं है। यह एक क्या है, यह एक संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा है भैया, क्या है, संश्लेषित रेशा है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 20वें का दूसरा ऑप्शन सही होगा। ओके चलिए आइए, अदरक रूपांतरण है, अदरक किसका रूपांतरण है भैया, चलिए बताइए, अदरक किसका रूपांतरण है। चलिए, क्या जड़ का, पत्ती का, तने का, फल का। चलिए, तो आपको बता दें कि जो अदरक है ना, मतलब जिनका आप छिलका, ठीक है, जिनका आप छिलका उतार सको, जिनका आप छिलका उतार सको, वो होते हैं क्या, तना। वो होते हैं क्या भैया, तना। ठीक है, अदरक का छिलका होता है ना, उतर जाता है रगड़ने पर, ठीक है। तो जिसका आप छिलका उतार सकते हो क्या है, तना। इसका मतलब कि जो अदरक है वो क्या है, तना है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, चलिए आइए, कह रहा है कि वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं क्या, थैलेमस से, पखुड़ी से, अंडाशय से, बाह्यदल से। यानी आप समझ सकते हैं वास्तविक फल का मतलब हो रहा है क्या, सत्य फल। फल दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल होता है और एक असत्य फल होता है। एक सत्य फल होता है और एक क्या होता है भैया, एक असत्य फल होता है। ठीक है, यानी जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है, जिस फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है, अंडाशय से होता है, वह फल कैसा होता है, सत्य फल होता है। और फूल के अन्य भाग से जिस फल का निर्माण होता है वो असत्य फल होता है। ठीक है, हाँ, अंडाशय के अलावा अगर जो फूल के किसी अन्य भाग से इसका निर्माण होता है तो वो असत्य फल हुआ, लेकिन जिसका निर्माण अंडाशय से हुआ वो क्या होगा, वास्तविक या सत्य फल हुआ। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 यानी 22 का तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है वो है धनिया, फर्न, सरसों, पेटूनिया। सरसों, पेटूनिया। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऐसे पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करते हैं वो कौन है भैया, फर्न है। ये कौन है भैया, फर्न है। और फर्न का न फूल होता है और न ही फल होता है और न ही बीज होता है। तो जाहिर सी बात है कि यह बीजाणु के माध्यम से क्या करेगा, प्रजनन करेगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 यानी 23 का 2 हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पौधों में नाइट्रोजन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है क्या, कॉपर, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, लौह। बताइए पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए निम्न में से अनिवार्य तत्व कौन है। ठीक है, बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन में क्या होता है भैया, नाइट्रोजन होता है, सल्फर वगैरह होता है। तो नाइट्रोजन ही प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, अनिवार्य तत्व है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है, गैर संचारी रोग नहीं है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। इसमें कौन ऐसा रोग है जो गैर संचारी रोग नहीं है, गैर संचारी रोग नहीं है। कॉलरा, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन। ठीक है, गैर संचारी रोग नहीं है। चलिए गैर संचारी रोग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा गैर संचारी रोग नहीं है भैया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, रिकेट्स। क्या हो जाएगा, रिकेट्स। यानी रिकेट्स जो है गैर संचारी रोग नहीं है। ठीक है, गैर संचारी रोग नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती है किससे, फफूंद से, शैवाल से, जीवाणु से, नीलहरी शैवाल से। तो जो प्रतिजैविक का मतलब ये एंटीबायोटिक की बात कर रहा है,
बायोटिक की बात कर रहा है। और पहली जो एंटीबायोटिक है, पहली एंटीबायोटिक किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। उसका नाम था क्या, पेनिसिलिन। क्या नाम था भैया, पेनिसिलिन था। और पेनिसिलिन ये बनाया किससे गया था, तो बनाया गया था ये फफूस से बनाया गया था। किससे, फफू यानी फंजाई से बनाया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, फफूद। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो आपको बता दें कि ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, जो भोजन होता है, भोजन वास्तव में दो तरीके का होता है। भोजन दो तरीके का होता है, एक होता है क्या, मुख्य भोजन, और एक होता है क्या, गौण भोजन, सेकेंडरी फूड होता है, गौण भोजन होता है, गौण भोजन। ठीक है, सेकेंडरी फूड, एक प्राइमरी फूड होता है, सेकेंडरी फूड होता है। प्राइमरी फूड में कौन कौन आ जाता है, तो प्राइमरी फूड में आ जाता है भैया क्या, प्रोटीन आ जाता है। और कौन आ जाता है भैया, फैट आ जाता है। और कौन आ जाता है भैया, कार्बोहाइड्रेट आता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। ठीक है, सेकेंडरी में कौन आ जाता है, तो विटामिन आ जाता है, विटामिन। और कौन आ जाता है भैया, वाटर आ जाता है। और कौन आ जाता है, रफेज आ जाता है। और कौन आ जाता है भैया, ठीक है, मिनरल्स आ जाता है, मिनरल्स। तो जो सेकेंडरी भोजन होते हैं इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है, और जो प्राइमरी भोजन होते हैं इनसे ऊर्जा मिलती है। जब ऊर्जा मिलती है तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, यानी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलेगी। किससे ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलेगी। इस तरीके से 27 का तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है क्या, म्यूटान कहा जाता है, इंट्रान कहा जाता है, कोडान कहा जाता है, एक्जान कहा जाता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है, तो जो डीएनए का कोडिंग सेगमेंट होता है भैया, डीएनए का जो कोडिंग सेगमेंट होता है उसे एक्जान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्जान। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, क्या, सोडियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, कौन है जो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो सोडियम सूक्ष्म पोषक तत्व है, कॉपर है, कैल्शियम है, सिलिकॉन नहीं है। क्या नहीं है भैया, सिलिकॉन। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 29 का 30। ठीक है, यदि एक धन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। किसकी बात हो रही है भैया, यह एक धन भुजा की। तो ये मैथ का सवाल है, और इसको आपके मैथ के गुरुजी क्या करेंगे, करवाएंगे। ठीक है, मैथ के गुरुजी आपको इस सवाल का करवाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बात हो रही है किसकी, तो दोगुना कर दिया जाए तो इसका लगभग मेरे ख्याल से 300 के आसपास आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मैथ वाले सर से इसे जान लीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास बस यही थी। ठीक है, सबको बाय बाय, टाटा। ओके।